बोर्ड अभी ब्रेक करने हैं। आप सपोज करिए कि दो स्टैंड इस तरीके से जुड़े हुए हैं, आपके पास कोई रस्सी है जिसमें इसी तरीके से कॉइलिंग करके उसको बनाया गया है। आपने उसके दोनों हिस्सों को पकड़ा है और खींचना शुरू कर दिया है, खींच के ऐसे अलग कर दिया है। तो जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो वापस कॉइल अप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन बहुत ज्यादा है। तो ये जो टेंशन है, ये टेंशन डीएनए को अल्टीमेटली सेपरेट उसके स्ट्रैंड्स को होने से रोकती है। तो ऐसे केस में टोपोआइसोमरेज वर्क करता है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? दैट मेक अ कट एंड अनिल मेक अ कट। So topoisomerase that make a cut and reseal the strands or reseal the strand। जैसे आप ये घर पे करके देख सकते हैं कि कोई आपके अगर पास में स्ट्रिंग होते रस्सी है और जिसमें दो पार्ट को कॉइल करके वो रस्सी बनाई गई है, या जैसे वायर भी होते हैं, सिंपल जो वायर आते हैं जिसमें दो अलग अलग वायर को कॉइल करके पर्टिकुलर जो केबल बनी हुई है उसमें अगर आप दो वायर को अलग अलग खींचते हैं तो उस केस में जहां तक आपने खींच दिया है, अनजिप कर दिया या अनकॉइल कर दिया, वहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस पार्ट पे जाके वो रुक गया वहां पे टेंशन सबसे ज्यादा होती है। अब ऐसे केस में इस टेंशन को खत्म करना है तो ये हो सकता है कि जो एक वायर है उसको आप कट करें। जैसे आप उसको कट करेंगे जितनी भी टेंशन थी वो खत्म हो जाएगी, और जैसे वो टेंशन खत्म आ जाती है उसको आप दोबारा से जोड़ सकते हैं। तो जब यहाँ पे टेंशन आती है तो एक स्टैंड को कट कर दिया जाता है, ये सारी टेंशन खत्म हो जाती है और उसके बाद इसको वापस रिसील कर दिया जाता है। तो जो अनकॉइलिंग या अनवाइंडिंग से जो टेंशन क्रिएट हुई है उसको खत्म करने के लिए टोपोआइसोमरेज का यूज किया जाता है। सो इट मेक अ कट एंड रिसील। ये एक स्टैंड के अंदर कट करती है, दोनों स्टैंड को कट नहीं करती है। सिर्फ एक स्टैंड को कट किया तो टेंशन खत्म होगी और फिर उसको वापस जोड़ दिया जाता है जैसे टेंशन खत्म हो जाती है। एंड रिसील द स्ट्रैंड। अब जो ये तो हो गया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो वहां पे हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज दोनों का काम एक सिंगल एंजाइम करता है जिसको बोलते हैं गायरेज। जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, मींस ये हेलिकेज वाला काम भी कर सकता है, अनवाइंडिंग और अनजिपिंग का काम भी कर सकता है, और टेंशन रिलीज करने का काम भी कर सकता है। ये दोनों काम वहां पे गायरेज करता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ये हो गया हेलिकेज टोपोआइसोमरेज, ये एंजाइम के वर्क हो गए। उसके बाद एक एंजाइम होता है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? इट सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर जरूरी होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो रिएक्शन जहां पे स्टार्ट होते हैं वो इस आरएनए प्राइमर से स्टार्ट होती है, यानी कि एक इंजन की तरह होता है। ये जब जुड़ जाता है स्टैंड के साथ, टेम्पलेट स्टैंड के साथ, तब जाके उसके पीछे जो है वो स्टैंड की सिंथेसिस एलोंगेशन स्टार्ट होता है। तो आरएनए प्राइमर को बनाने वाला जो एंजाइम है वो प्राइमेज होता है। तो इस एंजाइम की भी जरूरत पड़ती है आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए। नेक्स्ट एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? जैसे दो स्ट्रैंड होते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। मान लेते हैं ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है, तो दूसरे वाले का ये 5 प्राइम एंड होगा और ये 3 प्राइम एंड होगा। इसमें यहां पे मैंने आपको बताया डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है। क्लियर है बात? लगातार जैसे जैसे खुलता रहेगा स्ट्रैंड या जो डीएनए मॉलिक्यूल है वैसे वैसे स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता रहेगा। लेकिन जब सेकंड स्ट्रैंड की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी 5 प्राइम है, और जब 5 प्राइम एंड है तो उसके अपोजिट में 5 प्राइम एंड नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे सिंथेसिस यहां से स्टार्ट होती है, मीन्स इस तरीके से प्रोसीड करता है। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में जितना स्टैंड यहाँ तक ओपन हुआ वहां तक ही बन गया, उसके बाद और ओपन होगा तो फिर एक प्राइमर यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर सिंथेसिस होगी। या आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। तो डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनको वापस ज्वाइन करके एक सिंगल स्टैंड बनाने का काम जो करता है वो डीएनए लाइगेज है। इट लिंक द discontinuous
फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के जो डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स है उसको लिंक करने का काम करता है डीएनए लाइगेज। तो जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसको कंटिन्यू या ये कह सकते हैं कंप्लीट करने के लिए डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एंजाइम मैंने लिखा था वहां पे वो था फॉस्फोराइलेज। अगर डीएनए स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर राइबोज शुगर के साथ एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस आके जुड़ता है और एक फॉस्फेट जुड़ा होता है, जबकि मैंने आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट में लिखवाया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये आपको लिखवाया मैंने सबस्ट्रेट में। अब ट्राइफॉस्फेट क्यों, जबकि जरूरत तो मोनोफॉस्फेट की होती है। तो एक्चुअल में जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है वो रॉ मटेरियल का काम करता है, लेकिन इतना बड़ा डीएनए उसको सिंथेसाइज करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब इतनी सारी एनर्जी आएगी कहां से, तो जो भी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होता है उसके साथ पायरोफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट ऐड कर दी जाती है ताकि उसके ब्रेकडाउन से बाद में एनर्जी मिल सके और जिससे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो ये डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में चेंज कर देता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में चेंज करने के लिए ये 2 फॉस्फोरस यानी कि पायरोफॉस्फेट जो ग्रुप है उसको ऐड कर देता है, तो उसके लिए फॉस्फोराइलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा एक एंजाइम और लिखा गया पायरोफॉस्फेटेज। पायरोफॉस्फेटेज यानी कि जो जैसे डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एडेनिन है और इसके साथ 3 फॉस्फेट जो ग्रुप है वो जुड़े हुए हैं, जबकि डीएनए को बनाने के लिए सिर्फ एक फॉस्फेट की जरूरत होती है। तो जब ये पार्ट टेम्पलेट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाता है, जैसे टी है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है जिसमें थाइमिन जुड़ा हुआ है, वहां पे जाके ए को अटैच होना है। तो जैसे ही इसके साथ जुड़ जाता है उसके बाद इसके 2 फॉस्फेट को ब्रेक कर दिया जाता है, और जब ये पायरोफॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसका यूज पॉलीमराइजेशन में होता है। अब ये यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको रिलीज करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पायरोफॉस्फेटेज की जरूरत पड़ती है। तो ये वेरियस एंजाइम्स है जिनकी जरूरत अलग अलग स्टेप्स पे रेप्लिकेशन के टाइम पे इनका इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, यानी कि ये सारे एंजाइम्स अलग अलग स्टेप पे अपना रोल प्ले करते हैं और रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द वेरियस एंजाइम्स। Now the next requirement is deoxyribonucleoside triphosphate, that is the DNTPs। अब DNTPs क्या रोल प्ले करता है? That serve as dual role। ये 2 काम करता है deoxyribonucleoside triphosphate। अब ये 2 रोल कौन कौन से हैं? फर्स्ट, acts as a raw material। acts as a raw material, ये रॉ मटेरियल का काम करता है, मींस नया स्ट्रैंड इन्हीं के पॉलीमराइजेशन से बनता है। सेकेंड, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ पायरोफॉस्फेट ग्रुप। पायरोफॉस्फेट ग्रुप के ब्रेकडाउन और उसके अंदर से जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करके पॉलीमराइजेशन के लिए काफी एनर्जी यहीं से मिलती है। तो डीएनटीपीज का डबल रोल हो गया। रॉ मटेरियल मींस इन्हीं के जुड़ने से पूरा स्टैंड बनता है, इसलिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। सेकंड, पूरी रिएक्शन जो है बिलियंस या ये कह सकते हैं बहुत सारे बेस पेयर प्रेजेंट है, इतने सारे बेस पेयर को बनाने के लिए काफी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इतनी सारी एनर्जी सेल लाती कहां से है?
तो इतनी सारी एनर्जी कहां से आएगी, जब यहाँ पे पायरोफॉस्फेट, जैसे अभी मैंने आपको बताया डीए ट्राइफॉस्फेट मीन्स डीऑक्सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी एडेनोसाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। रॉ मेटेरियल के लिए सिर्फ इतने से पार्ट की जरूरत होती है। ये वाला जो बॉन्ड है पायरोफॉस्फेट बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक कर दिया जाता है पायरोफॉस्फेटेज की हेल्प से, जिससे जो एनर्जी है इनके अंदर, जो पैक एनर्जी है वो सारी यूटिलाइज हो जाती है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए। तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स है वो डुअल रोल कौन कौन से प्ले करता है, कौन कौन से 2 रोल ये करते हैं। तो ये रॉ मटेरियल का काम भी करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट आती है डीएनटीपीएस ट्राइफॉस्फेट्स के अलावा, वो होती है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर, जो आरएनए प्राइमर है दैट इज इट इज अबाउट 4 to 12 nucleotide long single stranded RNA। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जो 4 से लेकर 12 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, या 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए जो है, अगर मान लो डीएनए का ये 3 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड है, डीएनए की सिंथेसिस 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है, यानी कि यहाँ पे 5 प्राइम डायरेक्शन यहां से शुरू होगी और इधर चलती है। तो हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, तो जो 3 प्राइम एंड है डीएनए टेम्पलेट का, उसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट पे जाके आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज किया जाता है। यहाँ की न्यूक्लियोटाइड्स की इंफॉर्मेशन लेके और यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनाया जाता है। आरएनए प्राइमर को बनाने का काम कौन करता है, आरएनए प्राइमेज, यानी कि प्राइमेज जो एंजाइम है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देता है, जिससे बन जाता है आरएनए प्राइमर। तो जो आरएनए प्राइमर है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और इसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की इनिशिएशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया आरएनए प्राइमर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इसके रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकती है, इसलिए आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। आरएनए प्राइमर के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको ओराई या ओरी बोल सकते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये होता क्या, दैट इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। पूरे डीएनए में वो छोटा सा पार्ट जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, मीन्स अगर हमारे पास ये डीएनए है तो डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मान लो ये है, इसमें जहां पे जिस पार्ट से रेप्लिकेशन शुरू होती है उस पार्ट्स को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जहां से एक्चुअल में डुप्लीकेशन शुरू होता है। अब 2 तरह की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिंगल होता है, ये मींस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। ये आपको पता ही है कि सिंगल सर्कुलर डीएनए वहां पे प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक ही जगह से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब ये इस डायरेक्शन में भी चलता है और इधर भी चलता है। तो बाई डायरेक्शनल जो रेप्लिकेशन वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये बाई डायरेक्शनल कंडीशन होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल
यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, मींस बिल्कुल स्ट्रेट थ्रेड की तरह होता है। अब इस लीनियर डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक भी हो सकती है और कई सारी भी हो सकती है, मींस डीएनए कहीं से भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर सकता है। मैनी ओराई, कई सारी ओराई होती हैं, कई ओराई हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि सभी के अंदर बहुत सारी ओराई होंगी, लेकिन हो सकती है। और जो रेप्लिकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है, मींस अगर यहाँ से स्टार्ट है तो इधर ही जाएगी, वो इधर से स्टार्ट हुई है तो इधर आएगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन एक ही होती है, बाय डायरेक्शन नहीं होगा कि दोनों साइड में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और यही वजह है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जहां पे डीएनए को मॉडिफाई करके यूज किया जाता है, वहां पे अगर हमें डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनानी है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हमें अपने उस डीएनए को किसी ऐसे डीएनए के साथ जोड़ना होता है जिसके अंदर खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, ताकि जिस सेल के अंदर वो जाता है वहां पे इंडिपेंडेंटली वो अपनी कॉपी बना सके, क्योंकि उसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये हमारा डीएनए और हम चाहते हैं कि ये हमारे डीएनए का पीस जाके किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर अपनी बहुत सारी कॉपी बना सके, तो उस सेल में ट्रांसफर करने के लिए और इसकी बहुत सारी कॉपी बनाने के लिए या तो इस डीएनए के अंदर ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम वेक्टर डीएनए लेते हैं, एक ऐसा डीएनए जो उस सेल के अंदर आसानी से एंटर कर सकता है और उसका अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, मींस ये अपनी कॉपी खुद बना सकता है। अब जैसे हम अपना डीएनए इसके साथ अटैच करेंगे तो जब भी ये अपनी कॉपी बनाएगा तो हमारे डीएनए की कॉपी भी बन जाएगी। इसलिए जो वेक्टर डीएनए है उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, जहां पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये कुछ पार्ट हो गए, इसमें एक पार्ट और बचता है, वो है आयंस। कुछ आयंस की भी जरूरत होती है, लाइक मैग्नीशियम आयंस या मैग्नीज आयंस, इनकी भी जरूरत होती है। ये जो आयंस है ये एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मींस एंजाइम जो वर्क करता है वो इन आयंस की प्रेजेंस में ही कैरी आउट कर पाता है। तो ये कुछ मशीनरी और एंजाइम्स है जो हमने स्टडी की है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको रेप्लिकेशन प्रोसेस का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरीके से जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है और उसमें कौन कौन से पार्ट कहां पे रोल प्ले करते हैं। बहुत ब्रीफ सा पार्ट हो जाएगा वो हमारे लिए। तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें हो गई हैं, एक तो मशीनरी का पता चल गया आपको, और नेक्स्ट टाइम पे हम उसके पूरे रेप्लिकेशन प्रोसीजर को स्टडी कर पाएंगे। अगर आपको मशीनरी का पता है तो जहां पे जो वर्ड मैं यूज करूंगा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के लिए आप आसानी से उस पॉइंट को गेट कर सकते हैं। एक चीज और, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, बैक्टीरियल सेल, उनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। सेल डिवाइड हुई, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस तो होता नहीं है, सारा कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, तो वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एस फेज के अंदर होता है। सेल साइकिल आप पढ़ चुके हैं, उसमें जैसी माइटोटिक फेज आती है, माइटोटिक फेज खत्म होने के बाद जैसे इंटरफेज स्टार्ट होते हैं उसमें G1 फेज आती है, फिर S आती है, फिर G2। एस फेज के अंदर ही डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि रेप्लिकेशन सिर्फ एस फेज में होती है। और अगर सेल का डीएनए रेप्लिकेट हो गया है और सेल डिवाइड नहीं कर पाई है तो उस केस में डीएनए का अमाउंट सेल में डबल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडिक कंडीशन। तो ये सारा पार्ट आपको रीड करना है और नेक्स्ट टाइम हम इसकी जो प्रोसीजर वो स्टडी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।